तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूजुअली ब्लू कलर में हमारे बुक में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए, क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझाता हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट ने कोई एक डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, मान लीजिए 15 मीटर्स कवर किया या 30 मीटर्स कवर किया, तो क्या ये पॉसिबल है कि डिस्टेंस होते हुए उसका डिस्प्लेसमेंट, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सके? तो इसका आंसर होगा यस बेटा, ये पॉसिबल है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा, दो एग्जांपल देता हूं। चलो पहला एग्जांपल देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए पर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, इस ऑब्जेक्ट ने यहां पॉइंट बी तक गया, से 10 मीटर्स गया, ठीक है, उसके बाद फिर यहीं से ये रिटर्न हो गया, यहीं से ये रिटर्न हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट फिर से पॉइंट ए पर आ चुका है, तो राउंड ट्रिप हो गया बेसिकली। तो ए टू बी गया और फिर बी टू ए आया, तो ये राउंड ट्रिप हो गया। राउंड ट्रिप में डिस्टेंस कितना कवर्ड हो जाएगा बच्चे? 10 मीटर प्लस 10 मीटर, है ना, 10 मीटर प्लस 10 मीटर इज 20 मीटर्स। तो डिस्टेंस तो 20 मीटर हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना। फिर से सुनिए, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस सिनारियो में ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन भी आपका ए है और इनिशियल पोजीशन भी आपका ए है, तो जहां से शुरू हो वहीं पे खत्म हो गया, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर्स हो गया। ये एक केस हो गया। एक और केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे उसने ट्रैवल किया और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, से ए। तो यहां पर डिस्टेंस कितना होगा? मान लीजिए इसका रेडियस था r, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? वो तो 2 पाई r होगा। भाई यहां से शुरू हुआ, ठीक है, बात को समझिएगा, यहां से शुरू हो गया और यहीं पर आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2 पाई r हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? चूंकि इसका फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम ही है, पॉइंट ए है, तो इस वजह से इसका हो गया 0 मीटर्स। ठीक है, अब मान लीजिए r की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, पाई की जो भी वैल्यू होती है आप ले लीजिए 22/7 या 3.14, वो आप डाल दीजिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट इस सिनेरियो में 0 ही होगा क्योंकि फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन सेम है। अब आप बोलेंगे सर कोई और एग्जांपल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन थोड़ा सिमिलर ही होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उसने पॉइंट ए से शुरू हुआ, पॉइंट बी पर गया, बी से पॉइंट सी पर गया और फिर दोबारा सी से ए पर गया, है ना। अब ये मान लीजिए ये ए था, ये बी है, ये सी है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर्स हो जाएगा। ऐसे ही आप स्क्वायर में दिखा सकते हो, रेक्टेंगल में दिखा सकते हो, रोम्बस में दिखा सकते हो, है ना, और तरह तरह का एग्जाम्पल भी आप इसमें शो कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन एंजॉय किया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके टीचरों को भी बहुत पसंद आता है, इस टाइप के प्रश्न हमेशा वो एग्जाम में देते हैं।
तो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होगा दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ एक स्क्वायर पाथ है, तो एक स्क्वायर पाथ मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं से ए बी सी डी। ये हमारे पास एक स्क्वायर पाथ है, ठीक है ना। और ये स्क्वायर पाथ किसके चारों तरफ है? फील्ड के चारों तरफ। ये बेसिकली ना खेत है, फील्ड है। अब फार्मर क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फार्मर से पॉइंट ए पर है, ठीक है, ये आपका फार्मर है और ये मूव करता है इस पाथ के, ठीक है, और फिर ऐसे ऐसे होते हुए इसके बाउंड्री के अलोंग ये मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स। तो बेसिकली एक राउंड जो है, इस स्टेटमेंट से निकल कर आया कि वन राउंड, ये पूरा राउंड फ्रॉम ए टू ए लिख देता हूं, ए टू बी टू सी टू डी से ए तक, ये पूरा कंप्लीट राउंड हो गया। बीच में ऐसे ऐसे आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप सीधा वन राउंड भी आप लिख सकते हैं। वन राउंड कंप्लीट जो होगा वो कितना होगा दोस्तों? 4s होगा। 4 इंटू साइड, भाई पैरामीटर ही तो होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड होगा। तो बेसिकली साइड की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? s की वैल्यू हमें 10 मीटर्स दिया है। ये 10 मीटर्स का है ना, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तभी तो स्क्वायर फील्ड है। 10 मीटर्स का स्क्वायर फील्ड, ठीक है। तो वन राउंड जो इसने कंप्लीट किया, बात को समझिएगा, वन राउंड जो इसने कंप्लीट किया वो कितना किया? 4 इंटू 10 विच इज 40 मीटर्स। 40 मीटर्स इसने राउंड कंप्लीट किया है, एक राउंड में 40 मीटर्स इसने कंप्लीट किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि उसने 40 मीटर्स, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 40 मीटर्स कितने सेकंड्स में ट्रेवल किया है? 40 सेकंड्स में ट्रेवल किया। ये स्टेटमेंट आगे जाके काम आने वाली है। 40 मीटर्स उसने 40 सेकंड्स में कवर किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। तो दोस्तों 40 मीटर 40 सेकंड्स में हो रहा है, तो बेसिकली 1 सेकंड में कितना होगा? ये देखो, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मान लो 40 सेकंड्स इक्वल्स टू 40 मिनट 40 मीटर्स, तो 1 सेकंड कितना हो जाएगा? ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली 40/40 हो जाएगा, तो कट के आ गया 1 मीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 सेकंड में 1 मीटर हमारा फार्मर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। हमारा फार्मर ट्रैवल कर रहा है और एक राउंड और दूसरे इंटरप्रिटेशन हम क्या लिख सकते हैं कि वन राउंड उसने कितना ट्रैवल किया है, कितने समय में ट्रैवल किया है? 40 सेकंड्स में ट्रैवल किया है। एक ये भी स्टेटमेंट आ गई। तो देखो 2-3 इंफॉर्मेशन हमने बस निकाल के रख लिया, ठीक है। अब आगे देखिए, तो जैसे कि बताया गया कि वन राउंड जो है वो 40 से, ये हमने अलग अलग इंफॉर्मेशन निकाल के रख लिया कि वन राउंड 40 सेकंड्स में है, या 40 मीटर 40 सेकंड्स में है, या 1 सेकंड में 1 मीटर है, ठीक है ना। ये 2-3 प्रकार के इंफॉर्मेशन हमने गैदर करके रख लिया। अब देखो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब फिर से क्वेश्चन के मुताबिक वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो सबसे पहले तो मैं टाइम को ना सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ फॉर MKS रूल। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60, ये हो गया सेकंड, प्लस 20 सेकंड, और तो कुल मिला के कितना सेकंड्स हो गया? ये कुल मिला के कितने सेकंड्स हो गया? 140 सेकंड्स हो गया। अब देखो कितना सिंपल है। अगर मुझे राउंड्स का पता करना हो कि कितने राउंड उसने लगाए, याद रखना एक राउंड में 40 सेकंड्स, एक राउंड 40 सेकंड्स में लगता है, तो इतने सेकंड्स में कितने राउंड लगेंगे? तो डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ राउंड्स कितना हो जाएगा? 140 अपॉन में 40, या ऐसे पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू टोटल टाइम फॉर द राउंड, total time for round
कुल टाइम कितना है, इतना में हमें पता करना कि कितने राउंड्स निकल रहे हैं, अपॉन में 1 राउंड टाइम। ठीक है, तो इसके मुताबिक क्या रिलेशन बन जाएगी, नंबर ऑफ राउंड्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे 140 डिवाइडेड बाय 40। इसको काटिए, 2 7 3.5, तो ये आ गया 3.5 राउंड्स। तो ये तो आपको पता चल गया कि जो हमारा फार्मर है वो 3.5 राउंड लगाएगा इस फील्ड के। ये जो फील्ड है ना ग्रीन, इस फील्ड के कितने राउंड लगाएगा दोस्तों, 3.5 राउंड लगाएगा। अब इसका क्या मतलब हो गया कि ये ए से ये 1 राउंड, फिर ये 2 राउंड, और फिर ये 3 राउंड, और फिर ये आधा राउंड, आधा सी तक आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब जो ऑब्जेक्ट मतलब हाँ, तो अब मैं कह सकता हूं कि जो फार्मर है 3.5 राउंड के बाद वो कहां पर मिलेगा हमें, वो पॉइंट सी पे मिलेगा। खुद से देखो ना, ए से शुरू किया हमने, लेट किया, सपोज किया कि ए से शुरू किया, तो 1 राउंड ए टू ए आया, एक पूरा राउंड लिया, फिर 1 राउंड लिया, 2, और फिर एक और 3, और फिर आधा राउंड कहां तक पहुंचेगा, सी तक पहुंचेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो भाई सिंपल सी बात बताइए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या हैं, मतलब फार्मर शुरू कहां से किया था और अब कहां पर है, शुरू किया था ए से और अब कहां पर है, सी पर है। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, मुझे AC का डिस्टेंस निकालना है। अब AC कैसे निकलेगा, आपको ये ट्रायंगल नजर आ ही रहा होगा, आ रहा है ना, ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, और ये आ गया 90 डिग्री यहाँ पर है। क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड था। तो और इसकी वैल्यू कितनी है, ये 10 मीटर्स की है, ये 10 मीटर्स की है, इसको हमें निकालना है। ठीक है, तो एक शॉर्ट में मैं ये कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, वो AC होगा। और AC है क्या, व्हाट इज AC? AC इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर ABCD, है कि नहीं। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, किसी भी स्क्वायर की डायगोनल की वैल्यू होती है √2 टाइम्स साइड, यही होता है ना, √2 टाइम्स साइड। तो यहां पर मेरे पास AC डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 × 10। तो AC डायगोनल की वैल्यू हो जाएगी 10√2। ठीक है, और मीटर्स आप लिखेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, तो 10√2 हो जाएगा। अगर आप √2 की वैल्यू डालना चाहें तो आप √2 की वैल्यू आप डाल सकते हैं, वरना आप यहां भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये एक इंटरप्रिटेशन है इस क्वेश्चन का करने का, एक वन ऑफ द शॉर्टेस्ट तरीका है। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर देता हूं, कुछ नहीं था, एक फील्ड थी ABCD, एक फील्ड था जिसका 10 मीटर्स हमें दिया हुआ था कि इसका जो डायमेंशन है वो 10 मीटर्स का है। हमारा फार्मर है जो कि पूरा एक कंप्लीट राउंड जो है दोस्तों वो 40 सेकंड्स में लगाता था। ठीक है, वो 40 सेकंड्स में एक कंप्लीट राउंड लगाता था। ठीक है ना, जो कि एक कंप्लीट राउंड 40 सेकंड्स में लगाता था। तो इससे मैंने कई सारी इंफॉर्मेशन निकाल के रख लिया, अगर मुझे फ्यूचर में ज़रूरत हुआ तो, अदरवाइज इसी से काम चल जाएगा। फिलहाल तो हमने इसी से काम चलाया। खैर 40 मीटर्स 40 सेकंड्स में एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता था। 1 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 1 सेकंड में 1 मीटर एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता था। और एक इंटरप्रिटेशन तो ये हमने लिखा ही है दोस्तों कि 1 राउंड जो है वो 40 सेकंड्स में हो गया। ये तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, हमने इसी इंटरप्रिटेशन को उठाया कि भाई टोटल टाइम इन लोगों ने हमें दे दिया था 120 सेकंड्स। 120 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे थे तो कहां पे होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का पता करने के लिए हमें फार्मर की एग्जैक्ट पोजीशन का पता होना जरूरी था। इस वजह से हमने राउंड निकाले कि भाई ए से वो शुरू कर रहा है तो 3.5 राउंड वो टोटल लगा रहा था। 140 सेकंड्स में 3.5 राउंड लगा रहा था। तो इसकी पोजीशन हमें पता चल गई कि भाई
एक राउंड कंप्लीट, 2 राउंड कंप्लीट, 3 राउंड कंप्लीट और फिर आधा राउंड, तो ए से लेकर सी तक वो बंदा पहुंचा होगा। अब हमें एसी का, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है डेफिनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कि इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, है ना, तो ए और सी हमारे पास पॉइंट्स आ चुके थे, इनिशियल पॉइंट्स एंड फाइनल पॉइंट्स आ चुके थे, तो इसके बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना था। चूंकि फिगर स्क्वायर दिया हुआ था तो डायरेक्ट मैंने डायगोनल का कॉन्सेप्ट लगा दिया कि भाई किसी भी स्क्वायर का डायगोनल जो होता है √2 टाइम्स साइड होता है, ठीक है, ये 5th 6th क्लास में बताया जाता है, ठीक है ना। तो मेरे पास साइड की वैल्यू थी 10 और √2 से मल्टीप्लाई करके 10√2 मेरे पास आ गया। मान लीजिए आपको ऑन द स्पॉट ये क्लिक नहीं किया तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, तो भी आंसर सेम ही आएगा। इनफैक्ट आपके स्टेप्स 2-3 बढ़ जाएंगे और टाइम में 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट यू विल गेट इवेंचुअली द सेम आंसर व्हिच इज 10√2 मीटर्स। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हमें ट्रू बताना है कि कौन सा ट्रू है। इट कैन नॉट बी जीरो, भाई अभी तो थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये देखिए ना फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती, कई सारी एग्जांपल्स हमने दिए थे कि नहीं दिए थे, तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप ही गलत हो जाएगी। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, नो भाई इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसके अंदर अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नहीं बच्चे, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ना कुछ इंटर रिलेशनशिप आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या इंटर रिलेशनशिप है, याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वह 0 हो सकता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वह नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वह नेवर एवर ग्रेटर हो सकता है डिस्टेंस के। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। पता है डेफिनेशन याद है आप लोगों को, क्या थी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट्स एंड फाइनल पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। और डिस्टेंस का क्या, और डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन थी, इट्स द एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। मान लीजिए ये 2 पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है ना, अब ये बंदा ऐसे घूम फिर के आया, तो ये जो एक्चुअल में कितना इसने ट्रेवल किया ये तो डिस्टेंस हो गया। परंतु अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ये हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, ठीक है, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो डिस्प्लेसमेंट नेवर एवर ग्रेटर डिस्टेंस नहीं हो सकता, कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता एवर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इट्स अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये तो सभी को पता है, ठीक है। अब सबसे पहले 2 कॉलम्स बना दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों, और एक जगह लिख दीजिएगा स्पीड और एक जगह दे दीजिएगा वेलोसिटी,
अब देखिए, आपको पता है बाय डेफिनेशन स्पीड क्या होती है, इट्स द रेट ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, रेट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, पर यूनिट टाइम को हम स्पीड कहते हैं। जबकि वेलोसिटी क्या होती है, इट्स द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पर यूनिट टाइम, है ना। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बनेंगे, एस इज इक्वल टू डी बाई टी, और वेलोसिटी क्या बनेगी, v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये बन गया। दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन हमें तो डिफरेंस बताना है, सिमिलैरिटीज़ नहीं बतानी है, तो उसको नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है दोस्तों, स्पीड जो है ना, स्पीड कैन बी ज़ीरो हो सकती है, ठीक है, और पॉजिटिव हो सकती है, ऑल राइट। बट वेलोसिटी जो है दोस्तों, वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो सकती है, बात को समझिएगा, ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और तो और ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, ये तीनों हो सकती है, जबकि स्पीड जो है वो ज़ीरो या पॉजिटिव होगी। तीसरा हम क्या डाल सकते हैं, ठीक है, तीसरा ये डाल सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेलोसिटी क्या है बच्चों, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी यहाँ लिख दीजिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ये हो सकता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडर व्हाट कंडीशन और कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो ऐसा कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल हो जाएं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एवरेज स्पीड क्या होती है, पहले ये समझते हैं। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ये होता है ना, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, यही होता है ना दोस्तों, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली दो फॉर्मूलेज बनाए गए हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए। पहला बोल देते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, एक तो ये है बहुत फेमस, और दूसरा क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को ऐड अप करके डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपके पास टोटल एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अगर आप करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो ये तो तब जब हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ दी हुई हों तब इसको लगाया जाता है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस दोस्तों, हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। वैसे ही आपका एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है। अब इन दोनों में हमें क्या करना है कि ऐसे कौन सी कंडीशन होगी कि जब ये एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो जाए। वो तब होगी जो दोस्तों, देखो टाइम दोनों अगर सेम ले रहा है, ठीक है, दोनों अगर टाइम ऑब्जेक्ट का दोनों टाइम अगर सेम ले रहा है, टाइम ऑफ कंसिडरेशन अगर सेम है, और साथ ही साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए। इमेजिन करो किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होगा, कब होगा, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, तभी तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, एवरेज, यहां पे मैं लिख देता हूं, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड विल बी सेम और will be equal if the objects travels with same
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लिखिएगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में अगर वो ट्रैवल करते हैं एंड टेक्स इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, एंड टेक्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बोलो इंटरवल ऑफ टाइम। अर्थात अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर सेम हो जाए और स्ट्रेट लाइन में हो और सेम इंटरवल ऑफ टाइम कंज्यूम करे, तब हम बोलते हैं कि भाई एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में होना जरूरी है और सेम इंटरवल ऑफ टाइम लेना जरूरी है। ठीक है ना, तब दोनों का एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी सेम कहलाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन 2 समझ में आ गया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? तो बच्चों अक्सर गाड़ियों में ना 2 चीजें लगी होती हैं, स्पीडोमीटर लगा होता है और दूसरा क्या लगा हुआ था, ओडोमीटर। ठीक है ना, स्पीडोमीटर क्या नापेगा, नाम में ही अर्थ छुपा है, स्पीड नापेगा। ठीक है, और ओडोमीटर क्या नापता है दोस्तों, ये डिस्टेंस नापता है, डिस्टेंस नापता है। अब आप सोचेंगे कि यार डिस्टेंस कैसे नापेगा, तो ये ना पूरा मैकेनिज्म जो है ना गाड़ियों के पहियों में लगा होता है। ठीक है, कि जितने भी इसकी रोटेशन होंगी उस हिसाब से हमें डिस्टेंस का पता चल जाता है। वो कैसे, मान लो ये गाड़ी ने एक रोटेशन लगाया, यहाँ से इसका एक पहिए ने यहाँ तक पहुँचा, तो बेसिकली क्या ये रोटेट क्या होगा, ये जब ये रोटेट होगा तो बेसिकली क्या रोटेट होगा, ये सरकमफेरेंस ही तो रोटेट होगा ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा एक रोटेशन अगर ले रहा है तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली 2πr कर रहा है। तो हमें व्हील का रेडियस पता हो जाता है। ठीक है ना, व्हील का हमें रेडियस पता चल जाता है और उसके बाद इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो रोटेशंस जो कैलकुलेशंस होती है ना, रोटेशंस को कैलकुलेट करके, ये जो पूरा का पूरा रोटेशंस होते हैं ना उसको कैलकुलेट करके हमें डिस्टेंस का पता चल जाता है। तो ये गाड़ी का जो सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा ये हमें बताता है और उस सिस्टम का नाम है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर बच्चों हमें गाड़ी में डिस्टेंस को मेजर करके बताता है कि कुल कितनी डिस्टेंस चली है गाड़ी। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। What does the path of an object look like when it is in uniform motion? देखो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा बच्चों कि ये मोशन कभी किसी ऑब्जेक्ट का हम कब बोलते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, वो तब बोला जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कह लो, पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक वो आ गया एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। अब इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर ये जो चेंज इन पोजीशन जो हो रहा है, अगर ये सेम इंटरवल पे हो, ठीक है, और सेम अमाउंट पे हो, तब हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अर्थात अगर आप मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, ठीक है, 5 मीटर, फिर से बी से सी जा रहा है 5 मीटर, फिर सी से डी जा रहा है 5 मीटर, और मान लीजिए 2 सेकेंड्स ले रहा है। ठीक है, तो यूजुअली हम इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम अमाउंट ऑफ पोजीशंस चेंज हो रही हैं। ठीक है, या सेम डिस्टेंसेस को कवर किया जा रहा है। तो यूजुअली यूनिफॉर्म मोशन जो होता है ना, वो एक रेक्टिलिनियर मोशन शो कर रहा होता है। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन पे शो कर रहा होता है। तो इन्होंने पूछा है ना कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो आप लिखिएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, द ऑब्जेक्ट appears to be moving in a straight line, ठीक है,
और इसको बेहतर आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग द सेम अमाउंट ऑफ, व्हेन, ऐसे भी लिख सकते हैं, और बेहतर बनाने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन द सेम पोजीशंस आर being chased or are being covered with same interval of time in a straight line, so then we can call it's a kind of a uniform motion. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया हो। अब आइए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. तो क्वेश्चन जरा समझते हैं। मान लीजिए इधर हमारी एक स्पेसशिप है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारी एक स्पेसशिप है, ये हमारी एक स्पेसशिप है। इसने सिग्नल भेजा, ठीक है, इसने सिग्नल भेजा हमारे से ग्राउंड स्टेशन पे, ठीक है, इसने हमें सिग्नल भेजा ग्राउंड स्टेशन पे। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड स्टेशन है। तो स्पेसशिप ने ग्राउंड स्टेशन पे सिग्नल भेजा, ठीक है। अब जो सिग्नल आ रहा है, सिग्नल की स्पीड क्या दी हुई है? सिग्नल की स्पीड दी है दोस्तों लाइट की स्पीड के बराबर, विच इज 3 into 10 raised to power of 8 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। और ये सिग्नल पहुंचने में टाइम कितना लगा रहा है? ये देखिए ना, ये स्पीड दिया था, ठीक है दोस्तों, और टाइम कितना लगा रहा है? 5 मिनट्स बोला है ना, 5 मिनट्स लगा रहा है। तो आइए 5 मिनट का टाइम दिया हुआ है, 5 मिनट। चूंकि हम MKS सिस्टम फॉलो करते हैं, आप लोगों को मैं बार बार बताता रह रहा हूं कि MKS सिस्टम फॉलो करना है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, चीज़ों को ऐसे डालना है। तो ये 5 मिनट जो होगा, ये सिमिलर का साइन होता है, 5 मिनट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 5 into 60 विच इज इक्वल्स टू 5 6 30, 300 सेकेंड्स। तो दोस्तों हमें डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस हमें पूछा है, तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि स्पीड जो होती है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना। तो सब कुछ उठा के डाल देते हैं। स्पीड कितना है? 3 into 10 की पावर 8 इक्वल्स, डिस्टेंस हमें निकालना था और अपॉन में टाइम हो गया 300, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स 3 into 10 की द पावर ऑफ 8 into 300 विच विल बी इक्वल्स टू, ये देखो 3 3s are 9 हो जाएगा, 00 into 10 की पावर 8, और आंसर आ जाएगा मीटर्स में। एक तो ये तरीका है लिखने का, एक और तरीका है जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, उसके मुताबिक आपको ऐसे लिखना चाहिए 9.00 into 10 की पावर 8। चूँकि ये दोनों को आपने पॉइंट्स, इसकी वैल्यू को आप डिमोलिश कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से ये आ गया मीटर्स। एक तरीका ये भी है, और प्रॉपर वे में इसको इसके साथ ऐड अप कर देते हैं, पावर को पावर के साथ ऐड अप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 9 into 10 की रेज टू पावर 10 मीटर्स, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया तरीका होगा आपको ऐसे लिखने का, ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन में इसको ऐसे लिखा जाएगा 9.0 into 10 की द पावर ऑफ 10 मीटर्स, ऐसे लिखा जाएगा। तो कोई भी प्रेजेंटेटिव मैनर में आप इसको शो कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गया हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन नंबर 1 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बच्चों सबसे पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखने से पहले
हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई एक्सेलरेशन होता क्या है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पता है कि एक्सेलरेशन को स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते हैं, जिसकी डेफिनेशन ये कहती है इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसकी अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू बेसिकली बन जाती है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इससे इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। भाई दुनिया में किसी भी चीज़ का चेंज अगर आपको निकालना है, बदलाव अगर निकालना है, तो पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार वो कहाँ तक पहुँचा और शुरुआत में वो कहाँ पे था, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, आपके पास चेंज आ जाता है किसी भी चीज़ का। इनफैक्ट सिर्फ वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया पर यूनिट टाइम। तो ये वाली जो चीज़ है, इससे हमें एक्सीलरेशन का ज्ञान मिलता है। ठीक है, अब इसका यूनिट का भी हमें पता चल जाता है। देखो भाई, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ही ना आएगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और अपॉन में पर सेकेंड। तो ये चीज़ कैसे बन जाएगी, मीटर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सेकेंड इंटू सेकेंड। तो बेसिकली क्या बन जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है, मीटर सेकेंड के ऊपर -2। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन होती है बच्चों आपके एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट की। आई होप आप लोगों को एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट मोटा मोटा समझ में आया हो। अब जरा बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की। तो भाई डेफिनेशन खुद से बनाओ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब हो गया कि ये जो चेंज इन वेलोसिटी होगा ना, ये यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब ये फिक्स रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब जा रहा है, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ऐसे ही ये डी ले लो, ठीक है ना। जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है तो उसकी चेंज हुई वेलोसिटी मान लो 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और 1 सेकेंड के अंदर। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है और टाइम मान लो 1-1 सेकेंड में कर रहा है ये, फिर अगले 1 और सेकेंड में उसकी चेंज इन वेलोसिटी होगी फिर से 3 मीटर पर सेकेंड, अगले 1 सेकेंड में फिर से हो गई, फिर अगली बार फिर से वही हो गई 3 मीटर पर सेकेंड का, फिर से चेंज आ गया अगले 1 सेकेंड में। तो इस टाइप अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो चेंज आ रहा है ये कांस्टेंट है। तो ये जब चेंज कांस्टेंट होता है, अब आप बोलेंगे कि ये कैसा, मतलब थोड़ा और विस्तार से बताइए। जैसे मान लीजिए आपकी ऑब्जेक्ट जो थी वो मान के चलिए 5 मीटर पर सेकेंड पे ए पॉइंट पे थी, जैसी बी पे आई तो उसकी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें 3 और ऐड कर दो तो 8 3 11 मीटर पर सेकेंड हो गई, और फिर अगले में 3 और ऐड कर दो तो कितना हो गया, 11 और 3 14 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो मतलब पॉइंट ए पे जब देखा था तो 5 थी, और अब पॉइंट डी पे पहुंचते पहुंचते 14 मीटर पर सेकेंड हो गई। हर सेकंड मेरे प्यारे बच्चों उसमें कितना का चेंज आ रहा है, बार बार 3-3 मीटर पर सेकेंड का आ रहा है। तो इस टाइप का जो ये मोशन होता है, इस टाइप का ये जो मोशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। तो डेफिनेशन लिख देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन ऐसे लिखिए, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड या एक्सिलरेशन, एक्सिलरेटेड मोशन can be defined as for an object which keeps on changing the velocity with changing the same velocity, changing the same velocity with same interval of time, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन।
अब इसको नॉन यूनिफॉर्म में कैसे बताएंगे? अब इसी चीज़ में अगर मेरे को नॉन यूनिफॉर्म को एक्सप्लेन करना है तो बहुत ही सिंपल है। अब मान लीजिए यही एग्जांपल, इस येलो वाले एग्जांपल को ही देखिए। अब मान लीजिए 3 पहले A to B में 3 गया, अगली बार फिर 2 गया, ठीक है, अगली बार से 5 गया, ठीक है। तो ये अगर बार बार चेंज हो जा रहा है, ये जो चेंज है ये कांस्टेंट नहीं रह रहा है, और ये अगर बार बार चेंज हो जा रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों वो यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है। तो ये सब कुछ आप एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ पे लिखा था ना विद सेम चेंजिंग द सेम वेलोसिटी की जगह आप लिख दीजिए चेंजिंग द नॉन सेम वेलोसिटी बोल सकते हो, या विद डिफरेंट वेलोसिटीज बोल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपने टोटली क्या लिखना है? चेंजिंग द डिफरेंट वेलोसिटीज, यहाँ पे लिख दीजिए डिफरेंट वेलोसिटीज विथ सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो भाई एक एक सेकंड में ये 3 होता है तो यूनिफॉर्म हो गया। एक एग्जांपल के रूप से समझा रहे हैं। अब ये 3 की जगह कुछ और हो रहे हैं, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है, कभी 8 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी हो ही नहीं रहा। तो इस प्रकार के मोशन को बच्चों हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो पहला क्वेश्चन। अब हम इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप गिवन फैक्ट्स लिखिए पहले। तो इनिशियली बस की क्या स्पीड थी? 80 किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चों, कई बार आप लोग सोचते होंगे यार, कई बार ना ये क्वेश्चन में ना स्पीड बोल देता है, कई बार वेलोसिटी बोल देता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं खामखा। तो देखो बच्चों, वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट जो है, देखो एक मैं लिख के दिखाता हूँ। वेलोसिटी और स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होती है, बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो माइन्यूट सा क्या डिफरेंस है? स्पीड इज जस्ट द स्पीड, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हो रहा है, दैट्स कॉल्ड स्पीड। लेकिन वेलोसिटी में क्या हो जाता है? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम तो होता है, बट इन अ फिक्स डायरेक्शन और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, velocity is the speed only in rectilinear motion या straight line motion या particular direction motion। तो speed is velocity with a direction। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। दोनों मतलब फिजिकली अगर हम बात करें, डायरेक्शन को थोड़ा बॉदर किए बगैर बात करें, तो ये दोनों चीज सेम कहलाएगी। डायरेक्शन को बॉदर करते हैं तो स्पीड वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। तो वो बात वही होगी ना कि जैसे स्टूडेंट है, अब एवरीवन इज स्टूडेंट, 9th क्लास का स्टूडेंट, तो वो वाली बात होगी, एवरीथिंग इज स्पीड, ठीक है, बस विथ डायरेक्शन वेलोसिटी कहला देगी। तो एवरीवन इज स्टूडेंट, 9th क्लास का स्टूडेंट 9th क्लास का स्टूडेंट कहला जाता है, तो वो वेलोसिटी वाली बात होगी। तो वो एक अलग से एट्रीब्यूट, एक अलग से प्रॉपर्टी आके जुड़ जाती है, तो वह स्पीड को हम वेलोसिटी कह रहे हैं। बट इन जनरल हम स्पीड वेलोसिटी को सेम ही ले लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने लिया है। और ये जो बात मैंने आपको बताई ना, ये एक्चुअल में एनसीईआरटी में मेंशन है। अगर आप कभी उसको प्रॉपरली रीड करें तो आपको ये चीज मिलेगी। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी जिंदगी में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, स्पीड है वेलोसिटी है क्या लें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अरे भाई, बात बड़ी सिंपल सी समझो, स्पीड वेलोसिटी सेम है भाई। जब डायरेक्शन की चर्चा नहीं होती तो नॉर्मली हम स्पीड कहते हैं, जब पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अगर मोशन हो रहा है तो हम उसको वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो आइए गिवन फैक्ट्स लिखते हैं। तो इनिशियली हमारे पास क्या था? 80 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, नेगेटिव साइन का मतलब होता है पर, अपॉन में। और फाइनली वो किस वेलोसिटी पे पहुंच गया? 60 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गया। ऑब्वियसली स्पीड यहाँ पे डिक्रीज हुई है, ठीक है ना, पहले ज़्यादा था फिर कम हो गया, इसका मतलब ब्रेक्स वगैरह लगे होंगे। अच्छा, ये स्पीड होने में कितना समय लग गया? 5 सेकेंड लग गया, ठीक है।
तो ये देखते ही आप लोग। तो आइए दोस्तों, अब हमने गिवन फैक्ट्स डाल दिए। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है बच्चों v माइनस यू अपॉन में t, यही होता है ना फॉर्मूला। आके उठा के डाल देते हैं वैल्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस 80 अपॉन में t आ गया। अब जल्दी से कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, -20 अपॉन में 5, ठीक है। और ये कट के कितना हो गया 4। तो क्या अल्टीमेटली आंसर क्या आया दोस्तों, -4। यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर इंटू सेकेंड। अब बोलोगे ये कौन सी यूनिट है, ये किस प्रकार की यूनिट सर आप ले आए। तो बच्चों बात बड़ी सिंपल सी है। देखो आपने ये किस में सॉल्व किया, ये जो चेंज आया था, ये -20 जो चेंज आया था दोस्तों, ये किस में आया, ये किलोमीटर पर आवर में आया ना, ये किलोमीटर पर आवर में आया। और ये टाइम किस में था, ये सेकंड में था, तो अपॉन में सेकंड। तो बेसिकली कैसे बनेगा ये, किलोमीटर अपॉन में आवर इंटू सेकंड। तो बेसिकली इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे ही ना लिखते हैं। फिर आप बोलोगे कि यार ये कुछ अजीब से यूनिट है, शायद टीचर ना एक्सेप्ट करे। ऑब्वियसली बच्चे बिल्कुल टीचर एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये आवर में है, ये सेकंड में है, ये ऐसा नहीं चलता। एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो बच्चों इस पे आपके मार्क्स कटेंगे। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं, आप सभी लोगों से, कि MKS सिस्टम फॉलो करना है। MKS सिस्टम का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। तो भाई ये किलोमीटर पर आवर है ना, इसको सबसे पहले हमें मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 80 इंटू 5/18 आप कर देते हैं तो तुरंत ये मीटर पर सेकंड में आ जाता है। सिमिलरली 60 इंटू 5/18 कर देते हैं तो ये भी मीटर पर सेकंड में आ जाता है, ठीक है। तो इनके वैल्यूज बेसिकली क्या हो जाएगा, ये अगर मैं काटूँ तो ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 5 4 जा 20, 200/9 हो गया, 200/9 ये हो गया। और इसकी बात करता हूँ, 6 1 जा 6 और 6 3 जा, तो ये हो गया 50/3, ये हो जाएगा 50/3। अब ये लोग मीटर पर सेकंड में आ गए। अब हम एक्सीलरेशन जो है हम निकाल सकते हैं। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 50/3 माइनस 200/9, जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी, एलसीएम लेते हैं पहले, 9 आ गया, 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 ये हो गया, माइनस 200 ये हो गया, और जो आंसर आएगा डिवाइड बाई 5 करना है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी -50 अपॉन में 9, और ये था, इसको अगर मैं रेसिप्रोकेट करके नीचे ले आता हूँ तो ये हो जाएगा, बेसिकली 10 आ गया। तो क्या हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू -10/9। तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो होगी दोस्तों वो नेगेटिव कितना आएगा, नेगेटिव 1.1 आ गया। अब इसकी यूनिट क्या आएगी दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस बात पे आपको मार्क्स मिलेंगे फुल। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये नेगेटिव साइन क्यों आया है। ज़िंदगी में याद रखिए कि अगर डिक्रीमेंट इन स्पीड होती है या वेलोसिटी, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, अगर डिक्रीमेंट इन स्पीड या वेलोसिटी होती है, मतलब ज़्यादा से कम होती है, मतलब ब्रेक सप्लाइड है। और ब्रेक्स वाले कॉन्सेप्ट में मैंने एग्जाम्पल्स में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये हमेशा और हमेशा नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके भी आपने अभी भी देखा कि भाई ये नेगेटिव में ही तो आया है कि नहीं। तो ये चीज़ है। और बच्चों ये मैंने आप लोगों को जानबूझ के ये वाली चीज़ मैंने इसलिए करके बताया और दिखाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो इस टाइप का जो सभी लोग मिस्टेक करते हैं वो आप भी करें। और तो और जब आपका रिजल्ट आपको मिलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, आप बोलोगे यार ये कॉन्सेप्ट तो आता था, ठीक है, कि सिली मिस्टेक कर दिया जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कट गए या मिले नहीं, ठीक है।
अब 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको कभी भी 2 नंबर नहीं मिलेगा अगर इस ऑरेंज वाले की तरफ, ये इसकी जो बात कर रहा हूँ मैं, इसकी तरह अगर आप करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 में से आपको 1 मिल जाएगा या 0.5 मिल जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना दोस्तों तो आपको बहुत दुख होगा। आप बोलेंगे यार ये तो क्वेश्चन आता था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये तो बहुत ईजी था, फिर भी मेरे को फुल मार्क्स नहीं मिले। तो इन सब चीज़ों से बचना है दोस्तों। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए हमारी ट्रेन जो है ये स्टेशन एस पे है, तो भैया एस पे है तो मतलब स्टेशन पर ट्रेन चलती थोड़ी हैं, वो तो स्टेशनरी होती हैं। तो इनिशियली इसकी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियली ट्रेन आपका स्टार्टिंग आपके रेलवे स्टेशन से शुरू हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। फिर ये ट्रेन यहाँ से चली, एस स्टेशन से चली और आगे ये जा रही है, आई डोंट नो कहाँ जा रही है बट जा रही है। तो इसको देखा गया ठीक 10 मिनट्स के अंदर ये ट्रेन एम तक पहुँची। ठीक है, और यहाँ पर जब देखा गया तो इसकी वेलोसिटी का हमें ज्ञान हुआ कि भाई ये तो ट्रेन जो है ना वो 40 km/h तक की स्पीड पहुँच चुकी है। और इस दौरान एस से एम तक, अब आगे भी जा रही है, रुकी नहीं है, ये जा रही है, बट इस पॉइंट पे मेजर किया गया, ऑब्जर्व किया गया। तो ऑब्जर्व करते ही पता चला कि उसकी जो फाइनली पॉइंट एम तक जो वेलोसिटी पहुंची है वो 40 km/h पे पहुंच गई है। और इस दौरान कुल कितना टाइम उसने लिया? 10 मिनट्स का टाइम लिया। और हमसे पूछा कि भाई किस प्रकार का एक्सेलरेशन, मतलब कितना एक्सेलरेशन हुआ होगा इस सिनारियो में। तो आइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है ये। पहले गिवन फैक्ट्स डाल देते हैं, फिर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, गिवन फैक्ट्स डाल देते हैं। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। वो एमकेएस वाला बात याद रखिएगा दोस्तों, एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ये हमेशा हमको फॉलो करना है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हुए था उसका, तो वो हमको निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई थी, फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखा है 40 km/h। तो इसको पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 40 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 200/18। इसको काट दीजिए, 100/9 हो गया। तो क्या आ गया ये 100/9 मीटर पर सेकेंड आ गया। अच्छा, टाइम कितना लिया था? 10 मिनट्स। तो इसको सेकेंड में कर लेते हैं। 10 मिनट्स टाइम लिया था, तो क्या हो जाएगा 10 × 60 विच इज़ गोइंग टू हाउ मच? विच इज़ गोइंग टू बी 600 सेकेंड्स। तो टाइम आ गया। कई बार ना बच्चे यहीं पे पॉइंट्स निकालना चाहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, शायद आगे जाके कट पिट सकता है, कैलकुलेशन आसान होती है। तो जैसे बच्चों हमें बहुत अच्छे से पता है, वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ कि जो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? A = v - u/t। तो सारी वैल्यूज़ तो हैं हमारे पास, उठा के डाल देते हैं। देखिए ना, u की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है ना, v की वैल्यू अभी निकाली थी आपने और t की वैल्यू भी अभी निकाली थी। तो सब कुछ तो है, उठा के डाल दीजिए और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी 100/9 - 0 डिवाइड में t कितना है? 600। तो कुछ 100/9 में से 0 माइनस करोगे तो सेम ही तो आएगा 100/9, और इसको रेसिप्रोकल करके 1/600 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 0 से 0 कट गए। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? What is the nature of the distance time graphs for uniform and non-uniform motion of an object? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले एक ग्राफ बना के फिर समझते हैं। ठीक है, ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है ना, एक ऐसी रफ ग्राफ बना रहे हैं हम। ठीक है, और यूजुअली हम लोग जो टाइम है ना दोस्तों, टाइम को हम अक्सर एक्स एक्सिस पे रखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक ये हैबिट है जो कि फॉलो किया जाता है, और बाकी जो बच गया उसको हम वाई एक्सिस पे लिख देते हैं।
उल्टा भी कर सकते हैं आप, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए डिस्टेंस इस पे रख दिया, टाइम इस पे रख दिया। अब इन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। यूनिफॉर्म के लिए ये देखिए, यूनिफॉर्म के लिए और नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब सेम डिस्टेंसेस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाए, है ना, है ना। तो सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर करना है तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। मतलब आप समझिए, ये अगर ये देखिए, इसके कुछ डिवीजन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि सारे डिवीजन्स इक्वल हैं, ठीक है, और ये टाइम की डिवीजन्स मान लीजिए ये इक्वल हैं, 2-2 सेकंड का टाइम ले लिया। थोड़ा समझने की ये मैं आपको आर्बिट्रीज वैल्यू में बस आपको इमेजिन करने के लिए लिख रहा हूँ, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसको ले लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब देखो जरा इमेजिन करते हैं, 5 मीटर का डिस्टेंस से फॉर इंस्टेंस ये करीब करीब 2 सेकेंड्स में ट्रेवल किया। तो अगला जो है वो अगला 5 मतलब 10 तक भी वो अगर 2 तक ट्रेवल कर रहा है, ये करीब करीब 4 पे आ गया, ठीक है, ये करीब करीब 4 पे आ गया। भाई ये एक क्या बोलते हैं, एक हाथ से बनाया हुआ ग्राफ है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। वैसे ही ये देखिए, अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम ये चीज़ ट्रैवल हो, मतलब ये स्ट्रेट लाइनें होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, ये भी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। अगर ये चीज़ सेम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन अगर आए, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी स्ट्रेट लाइन अगर आती है दोस्तों, तो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए एप्लीकेबल है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा। और इसी में आप समझ लीजिए नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा दोस्तों, ये रेड में समझते हैं। तो ये देखो कैसे भी हो सकता है, ये इस टाइप का कर्व हो सकता है, कोई ऐसा कर्व हो सकता है, कोई ऐसा कर्व हो सकता है, कैसा भी कर्व हो सकता है, इनमें से कोई भी लाइन आप बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो, इसका मतलब क्या हुआ कि यार स्पीड ना मतलब क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन पहले शुरू कर रहा था, फिर बाद में ना कांस्टेंट हो गया और फिर उसके बाद रुक गया। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये रुकने का प्रतीक है कि भाई देखो 25 मीटर पे आके, 25 मीटर पे जहाँ से उसने इनिशियलाइज किया था, 25 मीटर के आके और फिर वो स्टेशनरी हो गया, रुका हुआ है, और फिर वो कुछ फिर ऐसा हो गया। तो चलना फिरना इस टाइप का जो ग्राफ्स होते हैं, मतलब कैसे भी लाइंस आएंगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म के लिए होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा शो करता है। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस। ये देखा, ये तो अभी एक्सप्लेन कर दिया, ये वाली चीज स्टेशनरी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर, अच्छा पहले मैं बना के दिखाता हूँ, चलो ये मान लीजिए ये डिस्टेंस, ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया है दोस्तों कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सेस। ये टाइम आपने लिया है ना, अब मान लीजिए ये एक पैरेलल लाइन आ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट को जब मान लीजिए 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, अगेन ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये आपके बस समझने के लिए। मान लीजिए 2 सेकेंड पे देखा तो ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे शो हो रहा था, फिर 4 सेकेंड, जैसे 2 सेकेंड और बीते, 4 सेकेंड पे देखा मैंने तो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही 10 मीटर पे ही थी। 6 पे देखा, 8 पे देखा, 10 पे देखा, ये 12 हो जाएगा, 10 पे देखा या 12 पे देखा, जब भी देख रहा हूँ तब भी, जब कभी भी देख रहा हूँ तब ही उसी वक्त ही वो 10 मीटर पे ही नज़र आ रहा है, मतलब जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वो वहीं पर है। तो इस टाइप के
इस टाइप के ग्राफ के लिए हम बोलते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्टेशनरी है, तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब अगला ग्राफ जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, what can you say about the motion of an object if the speed time graph is a straight line parallel to time axis? आइए दोस्तों एक ग्राफ बना के समझते हैं पहले। ये रहा स्पीड टाइम ग्राफ दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज straight line or straight line parallel to time axis। तो एक लाइन बनाते हैं, मान लीजिए ये एक लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सेस। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए यहाँ पर 5 स्पीड 10 20 25 के बीच में और ऐसे ऐसे चल रहा है। मान लीजिए यहाँ पर से 24 किलोमीटर पर आवर है, या मीटर पर सेकेंड ले लो, चलो एम के सिस्टम की बात करते हैं। मीटर पर सेकेंड 24 पे है, तो जब मैं 2 सेकेंड पे देखता हूँ तो भी 24 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा है, 4 सेकेंड पे देखता हूँ तो भी 24 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा है, 6 पे देखता हूँ तो भी सेम 24 मीटर पर सेकेंड पे, मतलब कभी भी मैं इसको देखता हूँ तो 24 मीटर पर सेकेंड पे ही है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि दिस टाइप ऑफ ग्राफ शोज कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला ग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द क्वांटिटी which is measured by the area occupied below velocity time graph। चाहे स्पीड टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, सेम ही इंटरप्रिटेशन होती है दोस्तों। आइए जरा देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी भी प्रकार का से इस टाइप का मोशन शो कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। अगर मैं यहाँ से शो करूँगा ना तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऑलरेडी है, से 5 मीटर पर सेकेंड पे, और आफ्टर टाइम मान लीजिए ये 10 सेकेंड्स का टाइम ले लीजिए। 10 सेकेंड्स पे उस ऑब्जेक्ट ने इस पोजीशन पे से मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड पे पहुंचा। तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि भाई ये कह रहे हैं ना, ये देखिए एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन था। तो इसके नीचे का जो एरिया है, ये वाला जो ग्रीन पोर्शन में जो एरिया है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? खुद सोचो बच्चों, खुद सोचो। ये ट्राइंगल क्या, ये आई बेग यू पार्डन, ये क्या बना है? ट्रिपीजियम बना है। तो ये ट्रिपीजियम का जो एरिया होगा वो क्या शो करेगा? तो ये जो एरिया होता है ना दोस्तों, खुद से पता करते हैं। चलो, तो ये क्या है? ये आप मान लीजिए ये लेंथ हो गई, साइड 1 हो गया ये मान लीजिए ये साइड 2 हो गया ये, ठीक है, और इसके बीच का ये हाइट हो गया। तो बेसिकली ये एरिया क्या हो जाएगा? ये टाइम है और स्पीड है। तो स्पीड इनटू टाइम अगर हम देखें तो क्या निकल कर आएगा? स्पीड इनटू टाइम जो होगा वो होता है डिस्टेंस। ठीक है, देखिए ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बेसिकली क्या बनता है? ये स्पीड इनटू टाइम बनता है, विच इज डिस्टेंस। तो एरिया जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, एरिया स्पीड टाइम ग्राफ पे हमेशा और हमेशा डिस्टेंस शो करता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एरिया इक्वल्स टू डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पीड बोलें या वेलोसिटी बोले, बात एक ही थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि वेलोसिटी इज़ द स्पीड ओनली विथ अ डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर इस ट्रिपीजियम का अगर एरिया भी अगर आप वैसे कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है? हाफ साइड 1 प्लस साइड 2 इंटू हाइट होती है ना। साइड 1 प्लस साइड 2 बेसिकली क्या आ जाएगा? ये दोनों स्पीडों का ही तो समीशन होगा ना। तो 5 प्लस 5 हो गया, आई बेग यू पार्डन, 5 प्लस 20 हो गया। ठीक है,
और हाफ ये हो गया और इनटू एच, एच कितना था हाइट टाइम से 10 सेकेंड्स, तो बेसिकली क्या बन जाएगा 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, ये 5 हो गया, तो बेसिकली 125 क्या आंसर आएगा, मीटर आएगा। तो इस सिनारियो में ये जो एरिया जो आया है वो 125 मीटर, जो कि एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हैं। प्लस ये चीज़ आप ज़िंदगी में याद भी रख सकते हैं, हैशटैग नोट डाल के भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये आप हमेशा एज इट इज़ लर्न भी कर लीजिए कि भाई हैशटैग वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या स्पीड टाइम ग्राफ हो, एरिया ऑलवेज रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired and b the distance traveled. तो थोड़ा क्वेश्चन को ना इमेजिन करते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। मान लीजिए दोस्तों इधर आपकी बस थी, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 फॉर 2 मिनट्स। अब ये 2 मिनट के लिए ये एक्सेलरेशन हुआ इसका, और एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली ये इस पॉइंट बी तक पहुंच रही है, ठीक है, और इस दौरान उसने 2 मिनट्स का टाइम ले लिया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और फाइनली इस पॉइंट बी पे वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है। ठीक है, इज़न्ट दिस सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास वो 3 फेमस इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, उसको लिखते हैं, गिवन फैक्ट्स लिखते हैं, अपने आप दिमाग खुल जाएगा दोस्तों कि क्या लगेगा। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है अपने पास, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है अपने पास, एंड 2as इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है अपने पास। ठीक है, गिवन फैक्ट्स डालिए दोस्तों, गिवन फैक्ट्स। अभी क्या क्या कह रहा था, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमें दे दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास टाइम हमें दे दिया है 2 मिनट, जिसको एमके सिस्टम के थ्रू 2 × 60 करके 120 सेकेंड्स लिख दूंगा। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी मुझसे पूछी है और एस की वैल्यू पूछी है, तो यही 3 में से कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले हम v निकालते हैं, v को निकालेंगे पहले वाले फॉर्मूले से, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, वैल्यूज डालिए, v इक्वल्स टू 0 प्लस 0.1 इंटू 120, तो बेसिकली v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है दोस्तों, और सिमिलरली डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप पहले दूसरे फॉर्मूले में भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, जिसमें चाहे उसमें ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब ये मार्क कर दिया तो इसी से सॉल्व करते हैं। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। तो s की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0, इनटू टाइम की वैल्यू कितनी है दोस्तों 120, ये पूरा चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बन जाएगा। हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए की वैल्यू है 0.1, इंटू टाइम कितना था बच्चों 120 इंटू 120, ठीक है ना, 120 का टी स्क्वायर है ना बच्चों, 120 का। अब ये एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 0 प्लस, और 120 को आप इससे कर दीजिए, आ जाएगा 60, एंड 12 × 6 = 72,
7200 इंटू 0.1, तो बेसिकली ये हट जाएगा, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 720 मीटर्स। आई होप आप लोगों को, यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे होगा ये। तो 720 मीटर्स आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of negative 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, पहले इसको एनालाइज करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक ट्रेन है, मान लीजिए ये उसका पूरा ट्रैक है, ठीक है। एक ट्रेन है, ये ऑलरेडी चलते हुई आ रही है और ये पीछे से आ रही है चलती हुई, और ये पॉइंट ए पे इसको ऑब्जर्व किया गया तो इसकी स्पीड का पता चला। इनिशियली इसकी स्पीड हमें पॉइंट ए पे कितना पता चली, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर ये आगे चलती गई चलती गई चलती गई, और मान लीजिए ये ऐसे जाके चलती रही, ठीक है। और ये चलते चलते से पॉइंट बी पर आ रही है, ये ट्रेन चलते हुए आगे जा रही है, और पॉइंट बी पर आते आते, ये पॉइंट बी है, बी पर आते आते ट्रेन जो है वो रुक गई। ये बोला है ना ब्रॉट टू रेस्ट, पॉइंट बी पर आते आते ट्रेन रुक गई, तो ये क्या हो जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर ले लो, ठीक है, या मीटर पर सेकंड भी ले सकते हो, 0 है तो यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब जब ये 90 किलोमीटर पर आवर से ऑलरेडी चल रही थी और फाइनली वो जाके रुकती है, तो एक्सेलरेशन जो लगा है, ठीक है, वो इन्होंने हमें मेंशन करके दे दिया 0.5 नेगेटिव का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगा है। हमसे इन्होंने क्या पूछा कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। तो एस की वैल्यू इन्होंने पूछी है, ये बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ना, ये ए और बी के बीच का एस पूछा है इन्होंने हमसे, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, तो लगे हाथ अगर आप चाहें तो टाइम भी निकाल सकते हैं। तो एस और टी बेसिकली निकालना है, ठीक है। आइए फिर इसको गिवन फैक्ट्स लिख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो u की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज वी नीड टू फाइंड एवरीथिंग बाय द डिमेंशंस ऑफ MKS सिस्टम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 95/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड बन गया। फाइनली आकर वो रुक गई थी, तो 0 किलोमीटर पर आवर बोलूँ, ठीक है, और उसका मतलब 0 मीटर पर सेकेंड ही होता है, क्योंकि 0 किसी भी यूनिट में 0 ही रहेगा। u है, v है, अब हमको t निकालना है, हमको s निकालना है, हालांकि इन्होंने t बोला नहीं, बट स्टिल वी आर फाइंडिंग इट। और हमें a एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें दे रखी है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो 3 फेमस फॉर्मूलेज तो हमें ऑलरेडी पता ही है, फॉर्मूले बोलो या इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलो, इनफैक्ट यू शुड कॉल इट इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो 3 फेमस इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at पहला, दूसरा क्या है s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा क्या है बच्चों 2as इक्वल्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो देखिए, अगर हम देखें सिर्फ हमें डिस्टेंस, मेन तो हमें क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या पूछा था इधर, हाउ फार, रुकने से पहले कितना जगह लेगी, ये मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, रेड वाला पोर्शन, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। देखा जाए तो हमारे पास ए है, हमारे पास u है, v है, तो क्यों ना डायरेक्ट इसके अंदर लगाया जाता है, इसके अंदर डायरेक्ट लगाया जाए और आंसर निकाल लिया जाए s की। तो 2 इंटू ए की वैल्यू होगी, पॉइंट नेगेटिव में है ये दोस्तों, -0.5 मल्टीप्लाई बाय s हमें निकालना है, इक्वल v स्क्वायर विच इज़ 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विच इज़
90 बाई इसको यहीं पे काटा पीटा कर लेते हैं, ठीक है। 9 1 जा 9 और ये हो गया 9 2 जा 18, इसको काटोगे तो ये 5 हो जाएगा। 18 5 जा 90 होता है बाय द वे, ये सीधा हो गया 25। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर, यहीं पे आप लिख लीजिए 25 मीटर पर सेकंड हो चुका था, ठीक है। जो चीज़ कटते पिटते हैं उसको ऑन द स्पॉट कर लेना चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -625 हो गया, और ये माइनस और 2 इंटू -1 इज़ हाउ मच, 2 इंटू -0.5, आई बेग यू पार्डन, -625 हो गया। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा नेगेटिव का, तो ये हो गया 1 नेगेटिव का, ये इस तरफ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू -625 डिवाइडेड बाई -1, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, s की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 625 मीटर। ये तो हमारा ऑन द स्पॉट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर अब आप चाहते हैं कि आप टाइम भी निकालें, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन मान लीजिए पूछ भी सकता है, टाइम निकालें, तो ये और भी सिंपल हो जाएगा। देखिए आप फर्स्ट में डाल दीजिए, फर्स्ट फार्मूला में आप फर्स्ट फार्मूला की मदद से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। v की वैल्यू है, आप ये यहाँ पे ब्लू में कर दूँ, v की वैल्यू है हमारे पास 0 इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 25 प्लस a की वैल्यू कितनी है, -0.5 इंटू टी, ये निकालना है ना। अब इस 25 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -25 इक्वल्स टू नेगेटिव का 0.5 इंटू टी, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, t इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 0.5। इस पॉइंट को रिमूव करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50, t शुड मस्ट बी 50 सेकेंड्स। कैसे होगा ये कैसे होगा, यहाँ पे ज़रा देखते हैं। ये ऐसे हो गया, देखिए t इक्वल्स टू कितना था, 25 डिवाइडेड बाई 0.5 था ना, तो इस पॉइंट को हटाएंगे, अपॉन में 10 करेंगे, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो बेसिकली कैसे हो जाएगा ये 250 अपॉन में 5, तो 5 5 जा 25, 0 का ये, तो बेसिकली t कितना आ गया, 50 सेकेंड्स आ गया। तो क्वेश्चन में हालांकि t की वैल्यू पूछी नहीं थी, बट स्टिल इफ़ यू लाइक यू कैन फाइंड आउट। और तो और बच्चों कई बार एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। तो कहने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, कहने के लिए क्या हो जाएगा कि हमारा जो टाइम है, ठीक है, बात को समझिएगा, ये टाइम हमारा लग गया है 50 सेकेंड्स A टू B में आने में, और डिस्टेंस कुल मिला के 625 मीटर ट्रैवल होगी। कुछ ऐसे समझिए, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है लाइफ का, कुछ ऐसे समझिए, एक ट्रेन थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, आगे जाके देखा गया कुछ गाय भैंस को देख लिया या समथिंग लाइक कोई कैटल को देख लिया, और ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक्स लगाए। जैसे उसने ब्रेक्स लगाए ट्रेन को, और उस ब्रेक काफ़ी पावरफुल था, जो कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, और अल्टीमेटली 50 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट लग गया बच्चों, तब जाके ट्रेन रुकी, और उसको रुकने में 600 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। तो ट्रेन को रोकना बहुत आसान नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ट्रेन को रुकते रुकते ब्रेक सिस्टम्स, अगर हाईली स्पीड, काफ़ी हाई स्पीड पे चल रही है ट्रेन, तो उसको रोकने के लिए बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? भाई ये जो लाइन लिखी है ना, आफ्टर द स्टार्ट, इसका मतलब हो गया कि इनिशियली वो 0 पे था, 0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर द स्टार्ट का मतलब होता है फ्रॉम स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग में हमें 0 एज्यूम करना है। आफ्टर द स्टार्ट का मतलब यही होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0। अब देखिए, तो ज़रा ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे ना एक इंक्लाइंड प्लेन लगा हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन समझते हैं, जैसे इंक्लाइंड प्लेन का मतलब हो गया बच्चों,
कि मतलब एक टीला सा बना दिया है, टीला। तो दोस्तों ये एक टीला सा बना दिया, एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिया है। टीला या इंक्लाइंड प्लेन बात एक ही होती है। तो क्या बोला है, और ट्रॉली, यहां पर एक ट्रॉली है, एक मान लीजिए एक ट्रॉली रखी है, ठीक है, और अब ये ट्रॉली नीचे की तरफ गिरेगी, मतलब रोल डाउन करेगी। तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी, चूंकि वो स्टार्ट से उसको स्टार्ट किया जा रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एक्सीलरेशन, चूंकि अब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो 0 से बढ़ने वाली है, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और टाइम दे दिया कि 3 सेकेंड्स। अब मान लो ये 3 सेकेंड के बाद ये जो अपनी ट्रॉली है दोस्तों वो यहाँ पे पहुंची, ठीक है। ये पॉइंट ए था, मान लो ये पॉइंट बी है। तो ए से बी तक जो ट्रॉली पहुंच रही है, ए से बी तक जो ट्रॉली पहुंच रही है उसने लिया है 3 सेकेंड। एक्सीलरेशन उसमें पॉजिटिव एक्सीलरेशन लगा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और इनिशियल वेलोसिटी हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि आफ्टर द स्टार्ट बोला था 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि उसकी वेलोसिटी 3 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, है ना, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको दो तरीके से पहले हम गिवन फैक्ट्स लिख लेते हैं। आइए, तो गिवन फैक्ट्स में सबसे पहला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी विच इज 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी गई है, एक्सीलरेशन हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या दिया है, टाइम दिया गया है 3 सेकेंड्स का, ठीक है। आप चाहें तो इसमें डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सारा डेटा आ जाएगा। तो हमारे पास 3 फेमस फॉर्मूलेज इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 फेमस इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं हमारे पास। उसी से हो जाएगा, निपट जाएगा आपका क्वेश्चन। v इक्वल्स टू u प्लस AT पहला, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड 2as इक्वल्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये 3 चीज़ें हैं आपके पास, 3 इक्वेशंस। आइए सबसे पहले देखते हैं, ये ठीक है, MKS सिस्टम के थ्रू मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ गया। ये तो आएगा, हमें निकालना है, v की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, डिवाइडेड बाई 100 हो गया ना, और ये सेंटीमीटर बिकम्स मीटर हो गया, और सेकंड के साथ हमें कुछ छेड़खानी करनी ही नहीं है, तो एज इट इज लिख दीजिए। तो ये आ गया हमारे पास एक्सीलरेशन 2 बाय 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब आ गया, ठीक है। अब देखिए टाइम हमारे पास 3 सेकेंड्स में है, अब निकालते हैं। तो दोस्तों कौन सा फॉर्मूला लगने की सबसे ज़्यादा संभावना, देखिए u है, a है, t है, v निकालना है। क्यों ना हम पहला ही फॉर्मूला लगा लें, ये पहला ही फॉर्मूला लगा लिया जाए। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस AT है, v की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू हमारे पास 0 हो गया, प्लस a की वैल्यू हमारे पास 2/100 हो गया, इनटू हमारे पास टाइम दे दिया है 3 सेकेंड्स का। ये कर देते हैं, v इक्वल्स टू, ये हो गया 0.02 इंटू 3, तो v की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, बेसिकली कितना हो जाएगा v हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 या 6, 0.06 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। और अगर आप चाहें इसको सेंटीमीटर में करने के लिए, तो आप, हालांकि यही आपका आंसर है, बट स्टिल अगर मैं चाहूँ, हम चाहें अगर इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में करने के लिए, क्योंकि इन्होंने क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन दिया था ना हमें सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो इसको आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में। तो कैसे करेंगे इसको, अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए इंटू 100 करते हैं ना, तो इंटू 100 हो गया, ठीक है। तो ये तो मीटर बन गया अपॉन में, ये चीज़ तो ऑलरेडी सेकंड में है तो इसको रहने दीजिए। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो ये दोनों आंसर्स आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं एस निकालने की। हालांकि पूछा नहीं है बट स्टिल इफ यू लाइक वी कैन सॉल्व एस ऑल्सो। तो इस एस को निकालने के लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला हम डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ये सस्ते में आप डाल सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 इंटू ए इंटू एस इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये होता है ना 2 इंटू ए इंटू एस। तो ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू, इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करूँगा मैं, आप खुद कर सकते हैं। ये हो गया 2/100 इंटू एस मुझे निकालना है इक्वल्स टू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर कर, आई बेग योर पार्डन। एक काम करते हैं ना, इसको सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं। तो हम सेंटीमीटर वाली वैल्यू डाल देते हैं, 2 ए की वैल्यू 2 डाल देते हैं। एस वी स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया 36 माइनस 0 का स्क्वायर इज 0। तो ये देखिए एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 4, सीधा 9 आ गया। चलो ये तो ईजिली हो गया, 1 सेकेंड लगा आपका सॉल्व हो गया। तो 9 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ए से लेकर ये बी तक 9 सेंटीमीटर है दोस्तों। ठीक है, ये ए से लेकर बी तक हमारा कितना है 9 सेंटीमीटर है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं। A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? तो भाई आफ्टर स्टार्ट बोलते हैं u की वैल्यू 0 आपको लेना है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बाकी आपके पास टाइम दे दिया है, एक्सेलरेशन दे दिया, s की वैल्यू पूछी है। लेकिन करने से पहले क्वेश्चन को पहले फिजिकली इंटरप्रेट करते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो एक रेसिंग कार है दोस्तों, ये मान लीजिए ट्रैक है, ये ट्रैक है, ट्रैक समझते हैं ना, और रास्ता जिस पे रेस वगैरह किया जाता है। अब ये मान लीजिए आपकी रेसिंग कार है, ठीक है, ये आपकी रेसिंग कार है और पॉइंट ए पर है बच्चों, और अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अब यहाँ से ये स्टार्ट होकर आगे तक गई, ठीक है, अब ये आगे तक गई, हमें नहीं पता ये आगे भी जा सकती है, बट पॉइंट बी पर हमें निकालना है कि इसकी वेलोसिटी, हालांकि पूछा नहीं है बट वी कैन फाइंड इट। हमें फाइनल वेलोसिटी पॉइंट बी पर हमें पता करना है, और कितने सेकंड्स के लिए ए से बी में जाने में उसको कितना टाइम लग गया है दोस्तों, 10 सेकंड्स का टाइम लगा है। ठीक है, और एक्सीलरेशन, इंजन जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, और इन्होंने एक्चुअल में ये हमसे जानना क्या चाहते हैं, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, पॉइंट ए और पॉइंट बी का बीच का डिस्टेंस, मतलब हमें एस की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए गिवन फैक्ट्स लिख के इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। गिवन फैक्ट्स क्या कह रहा है, गिवन फैक्ट्स हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये आफ्टर द स्टार्ट बोला था। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर स्टार्ट बोला है, तो u की वैल्यू 0 हो गई, v की वैल्यू हमें पता ही नहीं है जी, टाइम हमें दे दिया है 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम हमें दे दिया गया है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू दोस्तों हमें दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आइए देखते हैं, और s, आई बेग योर पार्डन, हमें s की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो हम v अपने मन से निकालने जा रहे हैं, और s इन्होंने तो क्वेश्चन में ही हमसे पूछा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास वो 3 फेमस इक्वेशंस ऑफ मोशन है दोस्तों। ठीक है, कौन से हैं वो, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड 2as इक्वल्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो उठा के डाल देते हैं। सबसे पहले क्या निकालना चाहेंगे, s निकालना चाहते हैं। ठीक है, अगर s निकालने के लिए हमारे पास ये 2 फॉर्मूलेज हैं, है ना, तो ये देखिए s हमें निकालना, u की वैल्यू है हमारे पास, और t की वैल्यू है हमारे पास, और a की वैल्यू भी है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s इक्वल्स 0 इंटू वट इज़ द टाइम 10, ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, प्लस हाफ इंटू a 4, और टाइम कितना है दोस्तों 10 सेकेंड्स का स्क्वायर।
तो क्या हो गया, s इक्वल्स टू 0 प्लस इसको करके 2 कर देते हैं, 100 का स्क्वायर, आई बेग योर पार्डन, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, तो ये सीधा हो जाएगा 200। तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, 200 मीटर्स। तो ये तो आ गया, ठीक है। और अगर आप चाहें अब आपको v निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए, ये वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए। तो 2 इंटू ए इंटू एस इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही है ना। चलिए डायरेक्ट इन सभी की वैल्यूज डाल देते हैं। 2 इंटू ए, व्हाट इज ए इज 4 दिया हुआ था। व्हाट इज एस वी हैव जस्ट फाइंड आउट विच इज 200, ठीक है। और v की वैल्यू कितनी है दोस्तों, v की वैल्यू हमें निकालनी है, और u की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, 4 2 8, 8 2 16, ये हो गया 1600 इक्वल्स v स्क्वायर। अब स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ द साइड अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी 40। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर v इक्वल्स टू 40 मीटर्स पर सेकेंड। हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बस हमने यूं ही निकाल दिया, बट यू शुड नो हाउ टू डू द कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, 3 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ vertically upward direction with a velocity of 5 meters per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meters per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। बहुत ऑसम क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, टीचर लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है आपका, और यहां से एक स्टोन, नीचे से एक स्टोन को फेंका गया ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसे करके ऊपर फेंका गया, वर्टिकली ऊपर, इसका मतलब होता है वर्टिकली एकदम स्ट्रेट, ग्राउंड के परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट फेंका गया, ठीक है। अब ये बेटा जब हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो धीरे धीरे इसकी जो वेलोसिटी होती है ना, वो स्लो होती जाती है ना, और ऊपर जाके एकदम रुकेगी, एकदम ये जो है ऊपर जाकर एकदम रुकेगी। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आप खुद भी ना रियल लाइफ में भी ना आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाती है तो स्लोली, मतलब उसका स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू बी मोर प्रिसाइज, वैसे ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके बारे में आप डिटेल में ग्रेविटेशनल चैप्टर जो है ना, ग्रेविटी वाला चैप्टर, ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर है ना आपका, उसके अंदर इसको इस वैल्यू को तो आप डिराइव भी करेंगे, इस वैल्यू को तो आप एक्चुअल में निकालेंगे भी कि ये वैल्यू आई तो आई कहाँ से, ठीक है। बट टू मेक द कैलकुलेशन ईजी 10 लिया जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं गुरु मंत्र देना चाहूँगा, यहाँ पर मैं एक गुरु मंत्र लिखना चाहूँगा, ज़िंदगी में हमेशा याद रखना दोस्तों, ठीक है। ये बहुत सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। whenever object moves from down to up, नीचे से ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। एंड अप टू डाउन अगर आए तो हमेशा अप टू डाउन अगर आए तो हमेशा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? और ऊपर से कोई चीज़ अगर नीचे की तरफ आती है तो वो एक तरीके से इंजन की तरफ काम करती है। ऊपर से कोई चीज़ ड्रॉप करते तो नीचे जाते जाते उसकी स्पीड बढ़ती है ना, तो क्या होता है,
ऊपर से नीचे आते समय एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना होता है, और नीचे से, और आई बेग योर पार्डन, देखो ऊपर से तो आपको समझ में आ गया, और नीचे से जब कभी भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो अर्थ की ग्रेविटी जो है वो एक ब्रेक की तरह काम करती है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में लिया जाता है। तो ये मैंने एक गुरु मंत्र आपको दे दिया, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ अभी हमने ये एक्सेलरेशन में हमने क्या लिखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है ना, बट ये हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो डाउन टू अप गया है, डाउन टू अप गया है ना, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। ये मैंने यहाँ रेड में मेंशन कर दिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमें बता दिया है, u की वैल्यू हमको बताई गई है कि इनिशियली उसको थ्रो किया गया है, ये थ्रो किया गया ना अपवर्ड डायरेक्शन विद, बोला है ना, थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आई बेग योर पार्डन 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दिया है। हमसे इन्होंने पूछा है भाई कितने टाइम में यहाँ तक पहुँचेगा, ये पॉइंट ए है ग्राउंड पे मान लो, ये पॉइंट बी है हवा में, ठीक है, और कितना हाइट मतलब डिस्टेंस कितना जाएगा। तो आइए हमारे पास 3 फेमस इक्वेशंस हैं, कौन सी हैं, v इक्वल्स यू प्लस ए टी है, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर है दोस्तों, और तीसरा क्या है 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आइए देखिए और बताइए किसमें ये लगेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है वो सारा डेटा तो यहीं पर है, ये रहा येलो में। अब इनमें से देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है, हमारे पास दिया है मेरे प्यारे बच्चों v है, u है, a है। तो पहले से मैं t निकाल देता हूँ यहाँ से, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी है जी 0, u की वैल्यू कितनी है जी 5, प्लस a की वैल्यू कितनी है -10, और टाइम की वैल्यू कितनी है हमें निकालना है से t। तो ये 5 इधर चला गया, तो -5 इक्वल्स टू प्लस माइनस -10t, माइनस से माइनस काट दीजिए, 5/10 कर दीजिए, तो बेसिकली कितना हो गया 0.5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देयरफॉर टाइम इक्वल्स 0.5 सेकेंड्स। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ आधे सेकंड के लिए ऊपर जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपने हाईएस्ट पीक पॉइंट पे, इस पॉइंट बी तक पे कितने सेकंड्स में पहुंची है 0.5 सेकंड्स के अंदर पहुंची है, ठीक है। अब लगे हाथ हाइट निकाल लेते हैं, हाइट के लिए कौन सा डालना चाहेंगे, चलिए ये वाला फॉर्मूला डाल लेते हैं। तो 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन इज हाउ मच -10, s हमको निकालना है, ठीक है। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 में 0 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर कितना, आई बेग योर पार्डन, u का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, व्हाट इज u 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 s इक्वल्स -25, माइनस से माइनस काट दीजिए, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s इक्वल्स 25/20। इसको काटते हैं, आइए, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 5 5 जा, 5/4 कितना होता है 1.25 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देयरफॉर s इक्वल्स टू 1.25 मीटर, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।